हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का तीसरा पाठ बस की यात्रा। बस की यात्रा ये कहानी लेखक हरिशंकर परिशाई जी की कहानी है, जिसमें उन्होंने एक वयोवृद्ध यानी बहुत पुरानी बस की यात्रा वृतांत को यहाँ पे बताया है कि बस से उनका सफ़र कैसा रहा और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इस कहानी के माध्यम से हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक बता रहे हैं कि हम 5 मित्र, कितने मित्र थे वो? 5 मित्र थे। उन्होंने यह तय किया, निर्णय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। उन्हें कहाँ जाना था? कहीं सफ़र करना था। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि उन्हें शाम 4 बजे की बस से जाना है और हम उस 4 बजे की बस से यात्रा करेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। पन्ना से एक जगह का नाम है पन्ना। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। सतना भी एक जगह का नाम है। जो बस पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी उन्हें कहाँ जाना था? जबलपुर, और उन्हें इस बस के माध्यम से वहाँ पहुँचना था और सुबह घर पहुँच जाएंगे। लेखक बता रहे हैं कि हम सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था और उनमें से जो 5 मित्र थे उनमें से 2 लोगों को सुबह अपने काम पर यानी ड्यूटी पर हाजिर होना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था और उन्हें वापसी के लिए भी इसी रास्ते को अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो आसपास के लोग थे उन्होंने क्या सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। वहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, इस कारण से इस बस में हमें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या मिला? नहीं, डाकू तो नहीं मिलते हैं। बस क्या है? डाकिन है। डाकिन का अर्थ है यहाँ पे क्या है? खतरनाक है। यह बस क्या है? खतरनाक है। अब आगे बढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब 5 मित्र तैयार हो गए हैं और उस बस से जाने के लिए वह तैयार हो गए, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी बस है, तब उसमें जाना क्या है? ठीक नहीं है। इसलिए तब किसी ने कहा कि जो समझदार लोग हैं वो इस बस से नहीं जाते हैं। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार, उस जो कंपनी जो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो जो लोग सफ़र कर रहे थे, जो उस बस से सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार से पूछा, यह बस चलती भी है? यह जो बस यहाँ पे खड़ी है ये चलती भी है या ऐसे ही खड़ी रहती है?
वह बोले चलती क्यों नहीं है जी। तो इतने में वो बस के जो हिस्सेदार थे वो बोले क्यों नहीं चलती जी, अभी चलेगी, अभी ये बस जाएगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम वही तो देखना चाहते हैं कि यह बस चलती है या नहीं, अपने आप चलती है यह। उन लोगों ने पूछा कि यह बस अपने आप चलती है। हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया, हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी यह बस। इसके बाद गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उन मुसाफिरों ने बताया, यहाँ पे लेखक जो उनके साथी थे उन्होंने बताया कि गजब हो गया, ऐसी पुरानी बस जो है वो अपने आप ही चलती है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो बस क्या है, बहुत पुरानी है। अब आगे बढ़ते हैं। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा का मतलब है हिचकिचाने लगे, यानी संकोच उनके मन में पैदा हुआ। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। उनमें से एक मित्र जो था वो डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, यानी ये बस बहुत पुरानी है तो क्या है, अनुभवी भी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जो आजकल की नई बसें हैं उनसे ज़्यादा क्या है, भरोसेमंद है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। यह बस क्या करेगी, हमें अपने बेटों की तरह मानकर प्यार से अपनी गोद में बिठाकर ले चलेगी। आगे क्या हुआ, हम बैठ गए। वो जो पांचों मित्र थे वह उस बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो उनको छोड़ने आए थे वह इस तरह से देख रहे हैं, यानी बस की हालत इतनी वहाँ पे दयनीय थी तो वो ऐसे देख रहे थे उनको जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। मानो वो हमको क्या दे रहे हो, जो लेखक हैं उनके साथी हैं उनको मानो वह क्या दे रहे हैं, अंतिम विदा दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अलविदा, बाय बाय। मानो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोबारा आप वापस नहीं आएंगे। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यानी उनकी आंखें यह बता रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। जो यहाँ पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा भी या वो जाएगा भी, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो। यानी जो यहाँ आया है उसको एक दिन जाना भी है। उनकी यह आंखें बता रही थी उस बस को देखकर कि जैसे मानो अब वो उनको अंतिम विदाई देने वहाँ पर आए हैं। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी आदमी को जाने के लिए, कूच करने के लिए एक निमित्त, एक कारण चाहिए। अब देखिए आगे, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। और जैसे ही सारे वहाँ पे मुसाफिर, सारे यात्री गाड़ी में बैठे तो इंजन क्या, गाड़ी का स्टार्ट हो गया। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी का इंजन क्या होगा, स्टार्ट होगा या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो यहाँ पे गाड़ी का इंजन सचमुच में क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और उसका इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। और वो बस कैसे स्टार्ट हुई, मान लिया क्या होता है, जहाँ पे बस जिस समय बस स्टार्ट होती है उस समय इसका इंजन क्या करता है, कंपन करने लग जाता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की ड्राइवर ने, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरी बस जो है इंजन है, पूरी बस क्या हो गई, थर्राने लगी, कांपने लगी। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम गाड़ी के अंदर नहीं, किसके अंदर बैठे हैं, किसके अंदर बैठे हैं, इंजन के भीतर बैठे हैं।
कांच बहुत कम बचे थे। गाड़ी की जो शीशे थे वो बहुत कम बचे थे, क्योंकि वह गाड़ी इतना कांप रही थी, इतना थरथरा रही थी, उसकी कंपन से सारे शीशे क्या हो चुके थे, टूट चुके थे पहले ही। अब बहुत कम मात्रा में ही वह शीशे उस गाड़ी में बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो उसमें शीशे बचे हुए थे ना, उनसे वो बता रहे हैं, लेखक और उनके मित्र बता रहे हैं कि जो शीशे उनमें बचे थे उनसे अब हमें क्या करना है, बचना है, कि कहीं ये शीशे टूट न जाएं और उनके ऊपर गिर न जाएं, जिससे उनको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए, खिड़कियों से बचाने के लिए, उनके शीशों से बचाने के लिए क्या हो गए, फौरन खिड़की से दूर सरक गए। खिड़की के नज़दीक नहीं बैठे, खिड़की से दूर सरक गए, ताकि अगर कोई शीशा टूट भी जाए तो उनको नुकसान ना करे। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जो गाड़ी का इंजन था वह चल रहा था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इंजन क्या है, हमारी सीट के नीचे है। वो होता क्या है, जहाँ पे ड्राइवर का स्टेयरिंग होता है वहीं पे होता है ना, गियर बॉक्स के पास इंजन लगा हुआ होता है। तो वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो हमारी सीट के नीचे इंजन लगा है। यानी इसका मतलब वहाँ पे गाड़ी की हालत इतनी खराब थी। एक तो पहले सभी यात्रियों को भरोसा नहीं था कि गाड़ी स्टार्ट भी होगी, स्टार्ट होगी भी तो ये आगे बढ़ेगी भी, और उसके बाद गाड़ी में बिल्कुल भी शीशे नहीं थे। अगर कुछ शीशे बचे भी थे तो उनसे क्या खतरा था उनको, कहीं ये शीशे हमारे ऊपर न गिर पड़े, और इन शीशों से उनको क्या हो सकता था, बहुत नुकसान हो सकता था। तो जैसे ही वो इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि पूरी बस में ही इंजन लगा है, क्योंकि पूरी बस ही थर्रा रही थी, कंपकपा रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो गाड़ी के अंदर नहीं, किसी इंजन के अंदर बैठे हैं। और वो बता रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, मान लिया मानो हमारी सीट के नीचे क्या लगा हो, इंजन लगा हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब यहाँ पे वह बस चल पड़ी, सचमुच चल पड़ी, क्योंकि वहाँ पे किसी को भरोसा नहीं था कि ये बस चलेगी। तो अब वहाँ पर वो बस चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान नहीं होगी। यानी अब बस इतनी पुरानी होगी। अब लगा लीजिए आप, यहाँ पे मानिए कि गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन कब चलाया था, 1942 1942 के आसपास ऐसे ही वो चलाया था। तो अब ये बस उस समय अवश्य जवान नहीं होगी, यानी उस समय की यह बस होगी। उस समय यह बस कैसी होगी, बिल्कुल नई होगी। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यह हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि यह बस जो है गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। उस बस को क्या मिल चुकी थी, ट्रेनिंग मिल चुकी, यानी उसको काफ़ी अनुभव था। उस बस को क्या था, काफ़ी अनुभव था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, असहयोग कर रहा था। हर हिस्सा, गाड़ी का जो प्रत्येक हिस्सा था ना, वो एक दूसरे से क्या हो रहा था, असहयोग, यानी उनका आपस में कोई सहयोग नहीं था, एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं थे। तो क्या हो रहा था, जो गाड़ी का हिस्सा था वो क्या हो रहा था, एक दूसरे को क्या कर रहा था, असहयोग कर रहा था, यानी एक दूसरे से वो जुड़े हुए नहीं थे। गाड़ी की जो पार्ट्स थे, जो हिस्से थे, वह क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए भी नहीं थे। क्या हो रहे थे, एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे, उनसे दूर हो रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। और यहाँ पे उस बस की तुलना उन्होंने किससे की है, सविनय अवज्ञा, यानी यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था, लोग एक दूसरे की बातों को नहीं मानते थे। तो यही यहाँ पर इस बस का भी हो रहा है। बस क्या है, अपने जो बस के जो हिस्से हैं वो अपनी गाड़ी से नहीं जुड़े हैं, यानी वह कहना, बस का कहना
नहीं मान रहे हैं। आप किसी भी समय पता ये चल जाए कि इसकी सीट कब उखड़ जाए या इसके शीशे कब टूट जाए, यह कोई इसका भरोसा नहीं है। तो यह पूरी बस कैसी प्रतीत हो रही थी, मानो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो गाड़ी की जो सीट लगी थी उसका जो गाड़ी की जो बॉडी है उससे क्या चल रहा था, असहयोग चल रहा था। वो भी उसका सहयोग नहीं दे रही थी। सीट का सहयोग कौन, गाड़ी की बॉडी नहीं दे रही थी। वो भी क्या थे, जुदा जुदा थे, एक दूसरे से अलग अलग थे। यानी वो बस इतनी जर्जर हालत में थी कि उसकी तुलना यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से की गई है। और सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट का बॉडी से क्या चल रहा था, असहयोग चल रहा था। एक दूसरे को क्या कर रहे थे, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। किस समय वह सीट गाड़ी से निकल जाए यह कोई भरोसा नहीं था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ऐसा प्रतीत होता था कि जो सीट पर वो मुसाफिर बैठे थे उनको ऐसा प्रतीत होता था कि ये सीट जो है बॉडी को छोड़कर क्या हो गई है, आगे निकल गई है। ऐसी उस बस की हालत हो रही थी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, और कभी ऐसा लगता था कि जो गाड़ी की सीट है उसको, गाड़ी की बॉडी क्या हो रही है, उसको छोड़कर क्या हो जा रही है, आगे भागी जा रही है। यानी गाड़ी में सीट ही नहीं है, वो उखड़ के कहीं अलग चले गए हैं, ऐसा उसमें प्रतीत हो रहा है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जैसे ही 8-10 मील आगे गाड़ी चली तो उनके मन में जो भी शंकाएं थी वो क्या हो गई, सब दूर हो गई। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी जैसे ही वो 8-10 मील आगे बढ़े तो उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। यानी वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हैं, या हम पर सीट बैठी है। यानी वो सीट एक स्थान पर क्या थी, स्थिर नहीं थी। वो कहीं उखड़ के उधर चली जा रही थी और उधर की सीट इधर आ रही थी। गाड़ी की इतनी जर्जर हालत थी, इतनी दयनीय हालत थी। एक बार फिर से हम इसको यहाँ से रिवाइज करा रहे हैं कि हरिशंकर परिशाही जी और उनके साथ 5 मित्रों ने यह सफ़र तय किया कि उन्हें शाम की 4 बजे से जाना है और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने सोचा कि हम क्या है, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था, उनमें से 2 को क्या करना था, सुबह काम पर जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। उन्हें वापसी के लिए भी इसी रास्ते को अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कुछ लोगों ने वहाँ पे सलाह दी कि समझदार आदमी क्या करते हैं, इस बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? किसी ने पूछा कि रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ये क्या है, बस डाकिन है। यानी इससे क्या है, खतरा है। इस बस से क्या है, खतरा है। डाकिन क्या होता है, जैसे डाकू तो लूटते हैं, इसी तरह बस भी क्या है, बस का भी कोई भरोसा नहीं है। बस से क्या है, सभी को खतरा है। ये भी पता नहीं इंसान की ज़िंदगी कब लूट जाएगी, ये कोई इसका भरोसा नहीं। तब इसको यहाँ पे डाकिन कहा गया। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ छूट चुका था। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। उन्होंने उस बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी उसके लिए और भी सम्मान बढ़ गया। खूब वयोवृद्ध थी, यानी क्या थी, खूब उम्र में अधिक थी। सदियों के अनुभव
के निशान लिए हुए, सदियों के यानी कई वर्षों के इस पर वर्षों के अनुभव के इस पर क्या पड़े थे, निशान पड़े हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था वृद्धावस्था में इसे क्या होगा, कष्ट होगा। लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। काफ़ी वयोवृद्ध थी, लोग इसका सम्मान करते थे, आदर करते थे, उसे विनम्र भाव से देखते थे। और लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करते थे कि इस अवस्था में अब क्या होगा, इसको कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। केवल यह बस जो थी सिर्फ एक जगह खड़ा करो और इसकी क्या करो, पूजा करो। यानी यह इतनी वृद्ध हो चुकी थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। वहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि ऐसी बस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़ रहे थे कि हम बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक और उनके साथियों ने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह बस अपने आप चलती है। और हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो बस के जो हिस्सेदार हैं वो बता रहे हैं कि जी हाँ, और यह किस तरीके से चल सकती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक और उनके मित्र यह बता रहे हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस क्या है, बहुत अनुभवी है, यानी इसने काफ़ी अपने समय में काफ़ी मेहनत की है सवारियों को ले जाने में। नई नवेली बसों से क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय है, भरोसेमंद है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उसके बाद सभी उसमें बैठ जाते हैं और जो छोड़ने आए थे वह उनसे इसे इस तरह से देख रहे थे मानो वह उनका क्या कर रहे थे, उनको अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को जाने के लिए एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया था, जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसी प्रतीत हो रही थी कि वह सारी बस कैसी है, एक इंजन के समान है, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और लेखक बता रहे हैं कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मान लो हम बस के अंदर नहीं, किसी इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे हुए थे, गाड़ी में जो कांच थे, शीशे थे, वो बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, और जो उसमें शीशे बचे थे उनसे हमें क्या करना था, अपनी सुरक्षा करनी थी। इसलिए वो क्या हो गए, खिड़की से दूर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, मान लिया इंजन क्या है, हमारी सीट के नीचे लगा है। जैसे ही बस चल पड़ी तो हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त की बस रही होगी। उस समय यह बस कैसी रही होगी, जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से क्या कर रहा था, असहयोग कर रहा था, यानी उसके जो हिस्से थे, जो पार्ट्स थे, वो एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए नहीं थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि यह हमारे समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या कि हमारे ऊपर सीट बैठी है। बस की हालत इतनी खराब थी। तो एकाएक बस रुकी, यानी अचानक वहाँ पे बस रुकी। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, और पता चला
कि अब क्या हो गया, बस क्यों रुकी, और पता चला कि अब क्या हो गया, पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया है, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब वो जैसे ही उसका टैंक लीक करने लगा, छेद हो गया उसमें, तो ड्राइवर ने क्या किया, एक बाल्टी निकाली और पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर क्या करने लगा, उसे इंजन में भेजने लगा। जहाँ पर ड्राइवर की सीट होती है वहाँ पर उसने क्या किया, गाड़ी का तेल निकाला और उसको क्या, एक पाइप के द्वारा, उसको एक नली के द्वारा कहाँ, इंजन में भेजना शुरू कर दिया। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। लेखक बता रहे हैं कि मैं यह उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, जो उस बस कंपनी के हिस्सेदार थे, वह क्या करेंगे, इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे। गाड़ी की ऐसी हालत थी। और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। और क्या करेंगे, उसे नली से क्या करेंगे, पेट्रोल पिलाएंगे। यानी उस इंजन को अपनी गोद में निकालेंगे और नली से क्या करेंगे, उसको पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। कैसे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में क्या करती है, दूध की शीशी लगाती है, ऐसी उस गाड़ी के इंजन की भी हालत थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। अब यानी वह बस की जो रफ्तार थी वह क्या हो गई, 15 से 20 मील हो गई, इतना वह आगे बढ़ चुकी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक बता रहे हैं कि मुझे गाड़ी के किसी की भी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, कभी भी उस गाड़ी का क्या हो सकता था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। और उसका स्टीयरिंग जिससे गाड़ी चलती है, आपने देखा होगा, वह कभी भी टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। और बाहर जो प्रकृति थी उसके दृश्य कैसे थे, बहुत मन को भाने वाले थे, लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। सड़क के दोनों तरफ क्या थे, हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक बता रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता, जो भी पेड़ उन्हें सामने दिखता तो डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक बता रहे हैं कि उन्हें क्या था, पेड़ों को क्या समझ रहे थे, वो अपना दुश्मन समझ रहे थे। वह यह बता रहे थे कि जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे क्या हो जाएगी, बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। जैसे ही एक पेड़ वहाँ से गुजर जाता तो मैं दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि कहीं अब बस इस पेड़ से ना टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जैसे ही मुझे झील दिखती या नदी दिखती तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि अब बस इसमें गिर जाएगी और क्या होगी, डुबकी लगाएगी। यानी बस की हालत वहाँ पर क्या थी, बहुत खराब थी। एकाएक फिर बस रुकी, फिर अचानक से फिर से बस रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने तरह तरह के उपाय निकाले पर वह नहीं चली। इस बार बस बिल्कुल जाम हो गई। इस बार ड्राइवर ने कई तरीके अपनाए लेकिन बस इस बार नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। आपको पता ही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें क्या हुआ था, वही हालत यहाँ पर बस की भी हो गई थी। यानी अब बस जो है वो ड्राइवर का कहना नहीं मान रही थी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। जो उस कंपनी के हिस्सेदार थे वो तो अपनी बस की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि अरे ये बस तो बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास बस है ये। यह तो इत्तेफाक की बात है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं
कि यह तो इत्तेफाक की बात है कि ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, क्षीण चांदनी यानी कमजोर चांदनी, यानी अब रात का समय शुरू हो चुका था। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, यानी कमजोर चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बहुत दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। वह बस ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत वहां पर थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। हमें अपने आप में बहुत ग्लानि हो रही थी कि इस बूढ़ी बस पर हम क्या लद कर चले आ रहे हैं, उसमें बैठ कर आ रहे हैं। हमें अपने आप पर बहुत ग्लानि हो रही थी। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इस बस का क्या हो गया, प्राणों का अंत हो जाए, इस बस का प्राणों का अंत हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बियाबान का अर्थ है जंगल में, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी बस की हालत यहाँ पे बहुत खराब थी, बहुत जर्जर थी और उस बस के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था। लेखक बस की व्यथा को भी यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला। जो गाड़ी के हिस्सेदार थे उन्होंने क्या किया, गाड़ी का इंजन खोला और कुछ सुधारा, कुछ उसमें क्या किया, ठीक ठाक किया। बस आगे चली। अब थोड़ा बस क्या हो गया, आगे चली। उसकी चाल और कम पड़ गई और उस बस की जो रफ्तार थी वो क्या हो गई, कम पड़ गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे वृद्धा यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, उस बस को कहा गया है। बस की आंखों की ज्योति जाने लगी। आंखों की ज्योति यानी बस की जो हेडलाइट होती है वह क्या होने लगी, कमजोर होने लगी और वह धीरे धीरे जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब उसकी क्या है, जब लाइट खराब हो गई तो अब वो चांदनी, जो चंद्रमा की चांदनी थी, उसके भरोसे वह रास्ता टटोल रही थी और कैसे चल रही थी, मानो वह सांप की तरह रेंग रही हो। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। जैसे ही आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वह क्या करती, वह एकदम एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मानो वह बस क्या कह रही है अन्य बसों से कि अब तुम निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब क्या है, उम्र पूरी हो चुकी है। तो आगे क्या हुआ, लेखक बता रहे हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब जैसे ही बस थोड़ा आगे पहुंची तो क्या हुआ, एक पुलिया के ऊपर, एक पुल के ऊपर हम पहुंचे ही थे कि उसका एक टायर क्या हो गया, फिस होकर बैठ गया। टायर क्या हुआ, उसका पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई और वह बस बहुत जोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर वह बस क्या होती, रफ्तार में होती, स्पीड में होती तो क्या होती, उछलकर कहाँ चली जाती, वह नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब लेखक बता रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार क्या देखा, श्रद्धा भाव से, बड़े ही आदर भाव से देखा, सम्मान की भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, उनको पता था कि बस के टायर कैसे हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। फिर भी वह क्या कर रहे थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बस से क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ है यहाँ पे त्याग। त्याग की ऐसी भावना क्या है,
दुर्लभ है, उनके त्याग को यहाँ पे मानना पड़ेगा। ऐसी उनकी जो भावना है वो अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ है कठिनता से प्राप्त होने वाला। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यानी जो इस बस का हिस्सेदार है, इसका साहस और बलिदान की जो भावना है, इसका क्या हो रहा है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक उस पर एक तंज कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे क्या होना चाहिए, एक क्रांतिकारी आंदोलन का क्या होना चाहिए, नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते अगर मान लिया यह बस नाले में गिर जाती और हम सारे उसमें मारे जाते तो देवता लोग क्या करते, अपनी बाहों को आगे फैलाकर उसका इंतजार करते। किसका इंतजार करते, उस बस के हिस्सेदार के लिए, जो उस बस कंपनी का हिस्सेदार था उसके लिए। क्या कहते हैं देवता, वह महान आदमी चला आ रहा है। किसके लिए, उस बस के हिस्सेदार के लिए। वह महान आदमी चला आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो देवता भी कहते कि देखो वह महान आदमी चला आ रहा है जिसने क्या, एक टायर के लिए अपने प्राण गंवा दिए। यह बेचारा मर गया पर इसने एक टायर भी नहीं बदला। बस की बहुत बुरी हालत है यहाँ पर, उसका यहाँ पे वर्णन लेखक ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब जैसे तैसे बस में कोई एक एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ था, अतिरिक्त वहाँ पे टायर रखा हुआ था, तो उसको लगाया, वो बिल्कुल अंतिम हालत में था। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनको कहाँ पहुंचना था, पहले पन्ना पहुंचना था, वहाँ से उनको जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। तो क्या लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने अब पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी कि बस के साथ किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। उसके बाद पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब वो कह रहे हैं कि पन्ना क्या, हमने कहीं भी या कभी भी यह बस समय से पहुंचेगी, इसकी उम्मीद अब हमने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजारनी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हमारी जिंदगी इसी बस में बैठते बैठते गुजर जाएगी, अभी हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। और इस बस में बैठे बैठे हमें सीधे क्या करना है, स्वर्ग लोक को क्या कर जाना है, प्रस्थान कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। यानी इस बस की जो मंजिल है पृथ्वी पर नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगी, यह हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, हमें इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमारी बेताबी यानी हमारी बेचैनी, तनाव सब खत्म हो गए। अब हमारे मन में जो चिंता हो रही थी, जो बेताबी हो रही थी, वह क्या हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई। हम बड़े इत्मीनान से यानी हम बड़े तसल्ली से घर की तरह बैठ गए। जैसे अपने घर में बैठे रहते हैं आराम से, वैसे ही हम क्या हो गए, उस बस में बैठ गए। हमें अब कोई भी फिक्र नहीं थी, हम बिल्कुल तसल्ली के साथ उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, जो हमारी चिंता थी वह अब दूर होती गई। हंसी मजाक चालू हो गया। अब हमने उस बस पर ही सब कुछ अपना छोड़ दिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, इसलिए अब हम बस में क्या, हंसी मजाक हमने उसमें शुरू कर दी। तो यहाँ पर लेखक जो हैं हरिशंकर परिशाई, उन्होंने अपनी यात्रा का यहाँ पे वृतांत बताया है और उन्होंने एक पुरानी बस की यहाँ पे
चर्चा की है और इस बस के बारे में बताया है कि यह बस बहुत पुरानी है, वयोवृद्ध है और इसमें सफ़र करना यानी अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना है। तो यहाँ पे इस पाठ को अब हम समाप्त करते हैं। आप इसको एक बार फिर से दोहराएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर कॉपी में कराएंगे।